हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, हम लोग शाम के 8 बजे हैं और हम लोग शाम को 8 बजे प्लेटफॉर्म का जो 2700 प्लस वॉल्यूम 2 है उसी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, जो आरआरबी प्लेटफॉर्म ग्रुप डी वाला है, जो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1790 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक, 2700 में 1790। अब ग्रुप डी वाला जो भी एग्जाम का क्वेश्चन था वो अब खत्म होने वाला है। ठीक, 1-2 क्लास में, अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग उसका एंड करने में अब पहुंच रहे हैं, लास्ट ही चल रहा है उसका स्टेज। ठीक, उसमें हम लोग 1790 तक देख चुके थे, तो 91 से शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो न्यू डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें ताकि और भी जितने आपके फ्रेंड लोग हैं सभी लोग जुड़ जाए और वीडियो देखें और उससे लाभ उठाएँ। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्या कह रहा है। ठीक, 1791 बोला है कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकेंड का समय लगता है, तो इसी दर से 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर घड़ी के घंटे को 6 बार बजना है, 1 2 3 4 5 6 बार बजना है, तो ये इंटरवल 1 2 3 4 5 का इंटरवल होता है। ठीक, इसका मतलब कि 5 इंटरवल पार करने में इसे कितना समय लग रहा है, तो 9 सेकेंड का समय लग रहा है। ठीक, हमेशा जितना बार बजना है ना उससे एक कम इंटरवल होता है। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो जब 10 बार बजेगी इंटरवल 9 होगा, यानी कि 9 इंटरवल पार करने में कितना समय लगेगा, तो 9/5 हो जाएगा और गुणे 9 हो जाएगा, यानी 9 9 81/5 कर लेंगे तो 16×5 80 और 1 81 हो जा रहा है ना, 16×5 80, 5 से करें तो 16 और 5 दूना 10, 16.2 सेकेंड का समय लग जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 1 मिनट, ऑप्शन यहाँ नहीं हुआ है, नहीं दिया है ऑप्शन। आपका अप्रॉक्स लगभग आपका 15 हो जाएगा। ठीक, 15 ये, लेकिन 15 होगा नहीं, सही आंसर आ रहा है कितना, 16.2 आ रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए। एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में, 6 बार बजेगी तो इंटरवल कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 इंटरवल होगा। ठीक, तो 5 इंटरवल पार करने में 9 सेकेंड, तो कह रहा है कि 10 बार बजेगी, तो 10 बार बजेगी तो एक इंटरवल कम होगा, यानी 9 इंटरवल पार करने में 9/5 गुणे 9 हो जाएगा, 81/5, 16.2 ही रियल समय लगेगा। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। अगर हम इसको 6 लेकर बनाते हैं, 6 = 9, तो यहाँ कह रहा है कि 10 बजने में, तो 10 बराबर क्या होगा, 9/6 गुणे 10 करते हैं तो 3 दूना 6, 3 3 9, 2 5 10, यानी 5 3 15। देखिए, इस क्वेश्चन में डाउट है। इस क्वेश्चन का रियल आंसर अगर कहा जाए तो 16.2 सेकेंड होगा। ठीक, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था कि 7 बार बजने में, या फिर ऐसे लिखना होगा कि 6 इंटरवल पार करने में 9 मिनट का समय लगता है, तो 10 इंटरवल पार करने में कितना समय लगेगा। ये जहाँ जहाँ 6 है ना, 6 की जगह 7 हो जाएगा, 10 की जगह 11, तब जाकर के ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही होगा। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसका रियल आंसर 16.2 ही आएगा। ठीक, अब 15 इसमें दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे सोल्यूशन किया हुआ है, लग रहा है ऐसे बनाया होगा तभी जाकर 15 आया। लेकिन यहाँ पे 6 इंटरवल पार करने में 9 सेकेंड समय लगेगा। ठीक, और यहाँ 10 इंटरवल पार करने में, तो यहाँ 6 की जगह 7 देना होगा कि 7 बार बजने में और 11 बार बजने में, तब जाकर के ये सही होगा। ठीक, तो चलिए आप देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हमेशा अगर 6 बार बजना है तो एक इंटरवल कम ही होता है। ठीक, अगर 10 बार बजना है तो इंटरवल एक कम ही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बोला हुआ है 92 नंबर, देखिए आइए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है कि ABC किसी काम को अकेले अकेले करने में 8 9 और 12 दिन लेते हैं। देखिए, A 8 दिन लेता है, B 8 दिन लेता है ना, A 8 दिन, B 9 दिन और C 12 दिन लेता है। ठीक, दोनों सबका समय दिया हुआ है। C अकेला काम करता है। पहले टोटल वर्क हम निकालते हैं ना, तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क हम इनका LCM ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा ना, 72 72 आ जाएगा LCM। ठीक, अब ये टाइम दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इससे भाग देते जाते हैं। ठीक, तो 72 में 8 से भाग देंगे, 9 यूनिट इसका क्षमता हो जाएगा, इसका 8 यूनिट हो जाएगा, ये इसका 6 यूनिट हो जाएगा। सब काम कर रहे हैं, कोई बिगाड़ नहीं रहा है, इसलिए सबका पॉजिटिव रहेगा। ठीक,
अब कह रहा है कि सी अकेले काम करना शुरू करता है और एक दिन बाद बी भी उसके साथ जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी जुड़ जाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझिए, बहुत क्लियरली समझिएगा। पहले सी काम शुरू किया और एक दिन तक काम अकेले कर रहा है। सी कितना दिन तक? एक दिन तक अकेला काम करता है। उसके बाद बी जुड़ जाता है, यानी कि मान लीजिए कि ये यहाँ तक बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बोला है कि बी जुड़ जाता है और काम शुरू होने के 3 दिन बाद, इसका मतलब कि ये 2 दिन जो है दोनों मिलकर काम करते हैं। तभी ना ये 3, एक दिन यहाँ पे हुआ और 2 दिन यहाँ, तो ये दोनों 1 दिन और 2 दिन 3 दिन हो जाएगा। अब 3 दिन बाद ए भी आ जाता है, यानी कि यहाँ से ए भी इन लोग के साथ जुड़ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी इधर काम कर रहे हैं, इधर ये लोग काम कर रहे हैं, तीनों लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो बोला है काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। फिर से एक बार समझिए, ये डायग्राम समझ गए? कुछ भी नहीं है। पहले सी शुरू किया है, 1 दिन तक किया है, 1 दिन के बाद बी जुड़ गया है। अब कह रहा है कि काम शुरू होने के कुल 3 दिन बाद, तो इसका मतलब 2 दिन ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और उसके बाद ए भी आ जा रहा है, तो इधर ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं। तो ये वाला हम टाइम अगर निकाल लेते हैं कि कितना दिन का काम हुआ, तो जोड़ लेंगे, टोटल दिन यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले ए सी जो है यहाँ तक टोटल 2 और 1 3 दिन का काम किया है, तो इसका 3 दिन का काम 3 से गुणा कर लेंगे तो 36 18 हो जाएगा। क्लियर? 3 दिन का काम निकाल लिए। और बी यहाँ 2 दिन काम किया है, तो बी का हम 2 दिन का काम कर लेते हैं, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। यानी कि टोटल काम कितना हुआ है यहाँ तक, जो कि बी और सी मिलकर किए हुए हैं, तो 6 2 8 हो जा रहा है 38, 6 2 8 28 काम हुआ है। ठीक, टोटल इधर कितना काम हुआ, सॉरी 8 6 14 4 1 हो जाएगा, और 34 काम यहाँ तक दोनों ने मिलकर कर लिया है। तो शेष कितना बचा है, इसमें से आप 34 घटा लीजिए, तो 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ 38 काम बचा हुआ है। तो इस 38 काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 38 बट्टा तीनों का क्षमता कितना है, 9 8 17 और 6 कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। इसका मतलब पूर्णांक तोड़ देंगे तो 1 पूर्णांक 15 बट्टा 23 दिन का समय लग रहा है इधर, ये तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पूछा हुआ है कि टोटल कितना दिन लगेगा, तो टोटल कितना समय लग जाएगा आपका, 1 पूर्णांक 15 बट्टा 23 यहाँ लगा है और ये 3 दिन का काम यहाँ हुआ है, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो 3 1 4 पूर्णांक 15 बट्टा 23 दिन जो है टोटल काम होने में समय लग जाएगा। ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 15 पूर्णांक 4 बट्टा 23, यानी 3 दिन ये, और इधर जो काम हुआ है ये 1 पूर्णांक 15 बट्टा 23, तो सबको जोड़ लिए 4 पूर्णांक 15 बट्टा 23 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक बार समझ लीजिए, ये डायग्राम सबसे अच्छा तरीका है इसका समझने का। ठीक, बोला है पहले कि सी अकेले काम शुरू करता है, 1 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी जुड़ जाता है और कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी जुड़ जाता है। इसका मतलब ये बी और सी 2 दिन काम किए, तभी ना 3 दिन बाद जो है ए भी जुड़ जाएगा। ठीक, तब इन लोग का हम काम निकाल लेते हैं। यहाँ तक सी 3 दिन काम किया तो 36 18 काम कर लिया, बी 2 दिन तक काम किया तो 8 दूना 16 काम, ये दोनों 34 हो गया दोनों का मिलकर, तो 34 घटाते हैं, इसका मतलब 38 तीनों मिलकर काम किए हैं। तो तीनों मिलकर ये कितने दिन में काम किए हैं, तो तीनों का क्षमता का योग 23 है, 23 से भाग दे दिए, तो 1 पूर्णांक 15 बट्टा 23 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है हमें टोटल समय कितना लगा, तो 3 दिन ये भी जोड़ लेंगे, यानी कि 3 1 4 पूर्णांक 15 बट्टा 23 हो जाएगा। बात क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 93 कह रहा है, 93 आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला हुआ है हमें कि √/42 25 माइनस √12 25 प्लस 6, इसका वैल्यू पूछा है क्या। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी हमें अंत में 25 वाला का वर्गमूल निकालना हो ना, 25 वाला जब लास्ट में 25 लगा रहे, तो ये 25 को आप अलग कर लीजिए। ठीक, इसको ऐसे खंड में तोड़िएगा ना जो एक के खंड में टूटेगा, हमेशा एक के अंतर के में इसका खंड होगा। जैसे 7 6 7 42 होता है ना, 6 7 42, देखिए एक के खंड में है ना, तो अब ये 25 का 5 हो जाएगा। इसमें छोटा वाला लेना है, इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है, 65 का वर्गमूल है। जैसे मान लीजिए यहाँ भी 25 ही वाला है, तो इसको छोड़िए, इसको तोड़िए, 3 चौके 12, अर्थात ये 3 और 5 हो जाएगा, इसका कितना 35 का वर्गमूल है। ठीक, बात क्लियर हुआ। 25 वाला जब भी क्वेश्चन आए ऐसे सिंपली तरीका से, जैसे 625 का आपको पता है, 25 को छोड़ दीजिए, इसको तोड़िए, 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये 2 3 6 हो रहा है ना, 2 × 3 हो जा रहा है, तो ये 25 का हो जाएगा। ठीक, छोटा वाला इसमें से लेना है, बस इसको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें से छोटा वाला लेना है, 35 हो गया, तो 65 का वर्गमूल माइनस 35 हो जाएगा और प्लस 6 ले लेना है, तो ये घटाएंगे इसमें से, तो 30 और 6 36 आ जा रहा है।
इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। तो देखिए 36 इस टाइप का आंसर नहीं है, रूट में है। तो जब इस 36 को जब रूट में ले जाएंगे तो रूट ओवर 36 गुणे 36 दो बार हो जाएगा, ठीक। तो 36 का दो बार वर्गमूल आपको पता होना चाहिए 1296 होता है। ये रूट अंडर 1296 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1296, यही आंसर हो जाएगा। तो ये आप सीख लिए होंगे 25 वाला, जब लास्ट में 2 डिजिट 25 हो तो ये उसको 25 को हटा करके इसका दो ऐसा खंड निकालते हैं जिनका अंतर 1 हो, और जब पूर्ण वर्ग रहेगा तो ऐसा निकलेगा भी। तो 6 7 42 और इसमें छोटा वाला लेना है, और ये 25 का 5 ले लेना है, 65। यहाँ पर वही 3 चौके 12, अब छोटा वाला लेना है 35 हो जाएगा। तो 65 में से 35 गया, 30 6 36, लेकिन रूट में दिया था तो रूट में 36 गुणे 36 यानी 1296 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 94 नंबर 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 18 माह पहले देव की आयु रेक्स की आयु की 2.5 गुनी थी। देखिए 18 माह पहले की बात कर रहा है, 18 माह माइनस कर लेते हैं और यहाँ से देव की आयु डी से लिख देते हैं और रेक्स मतलब आर लिख देते हैं। तो देव की आयु रेक्स की आयु की 2.5 गुनी, अच्छा 2.5 गुनी का मतलब ये 2.5 था, ये 1 था ही ना, 2.5 गुनी था। तो अगर इसको हटा देते हैं तो ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो 5 5 5 25 और 5 दूना 10, 5:2 हो जा रहा है। 18 माह पहले इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 2.5:1 था। इसका मतलब किस रेशियो में हो रहा है, 5:2 में हो जा रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि 4 माह बाद यानी कि +4 हो जाएगा। तो 4 माह बाद इनका रेशियो कितना हो जा रहा है, तो बोला है कि देव की आयु रेक्स की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2:1 का रेशियो हो जा रहा है, ठीक। फिर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 गुनी था, इसका मतलब 5:2 का रेशियो था। और ये 4 साल बाद की बात कर रहा है कि 2:1 हो जा रहा है। तब क्या पूछ रहा है आपसे, उनकी वर्तमान आयु का वेग नहीं योग क्या होगा, वहां पर योग बना लीजिएगा। तब एक चीज देखिए, ये इधर दोनों समय का अंतर कितना आ रहा है, 18 4 22 हो जाएगा, क्योंकि ये 18 महीना पहले की बात कर रहा है और 4 माह बाद। तो 18 4 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो समय का इसमें जोड़ देंगे ना, एक माइनस एक प्लस रहता है तो जुड़ जाता है, ठीक। तो 18 माह पहले की बात कर रहा है, 4 माह बाद, तो पहले बाद वाला दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि ये कितना का अंतर हो जा रहा है, 22 माह का अंतर हो जा रहा है। और इधर भी दोनों अंतर समान होना चाहिए। जब समान नहीं रहता है ना, तो इनके आपस में अंतर का क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 2 में से 1 गया 1, तो 1 से ऊपर गुणा कर लेंगे। 5 में से 2 गया 3, तो 3 को नीचे गुणा कर लेंगे। अब देखिए क्या आ जा रहा है, 5:2 ही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जा रहा है, 3 दूना 6:3 हो जा रहा है। अब देखिए अंतर बराबर आ जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1:1 का मतलब 1 का वैल्यू यहाँ 22 माह हो गया। इधर 1 यूनिट है तो 1 का वैल्यू 22 माह हो गया। तो हम अभी हमें क्या पूछा हुआ है कि दोनों के वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो हम 4 माह बाद ही वाला निकाल लेते हैं, उसमें से 4 घटा लेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 22 है, तो 4 माह बाद उनके आयु का योग कितना हो जाता है, 6 3 9। तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 हो जा रहा है। 198 माह ये निकला है 4 वर्ष बाद की आयु। तो दोनों में 4 4 जुड़ा है, इसका मतलब हमें 8 घटाना होगा ना, तो वर्तमान निकल जाएगा। 8 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 4 माह जुड़ा हुआ है, इसमें भी 4 माह जुड़ा हुआ है, दोनों का 4 माह बाद की ये आयु का योग है। तो 8 घटा लिए, इसका मतलब 190 माह योग में हो जा रहा है। तो अब ये माह में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन सब वर्ष में दिया हुआ है। तो 12 से भाग कर लीजिए, 12 कम 12 और 7 19 होता है। तो 12 6 72 जो है, 12 5 60, यानी कि 15 वर्ष और 10 माह हो जाएगा। 15 वर्ष 10 माह जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में आपका ये किया हुआ है, यहाँ बस सब माह में दे दिया है और कुछ इसमें नहीं है। तो माह में दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ 18 माह 4 माह बाद की बात, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 22 माह, और इधर अंतर कितना है, 1:1। तो 1 का वैल्यू 22 माह है, तो योग पूछा है, तो 6 3 9 का वैल्यू 198 माह हो गया। और 198 माह एक कब का हुआ है, 4 माह बाद का। तो 4 माह दोनों में जुड़ा है, तो हम 8 माह डायरेक्ट घटा लेंगे इसमें से, तो ये वर्तमान उन लोगों का योग निकल जाएगा। अब ये वर्ष में था तो 15 वर्ष और 10 माह जो हो जा रहा है, इनका वर्तमान आयु का योग हो जा रहा है। बात क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 70 95 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जगन साइकिल से एक संग्रहालय जाता है और अपनी कार से आरंभिक बिंदु तक वापस आता है तो 2 घंटे 30 मिनट। देखिए ये साइकिल से जाता है, साइकिल से जा रहा है और प्लस कार से आ रहा है, ठीक। साइकिल से
एक मिनट रुक जाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें कि जगन साइकिल से संग्रहालय जाता है, और हाँ ठीक है, साइकिल से जा रहा है और कार से वापस आ रहा है, तो इसे कितना देर लग रहा है? 2 घंटे 30 मिनट का समय। देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी इसमें XYZ मानने की जरूरत नहीं है। साइकिल से गया, कार से आया, तो 2 घंटा 30 मिनट। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों ओर कार से आ रहा है तो कार से जाएगा, कार से आएगा तो 2 कार हो जाएगा। 2 कार इजकल टू कितना है? तो 1 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, 1 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। तो अब हमें पूछ रहा है ना कि यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो कितना समय लगेगा। देखिए बहुत आसान हो गया है, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ था। हमें यहाँ पे 2 साइकिल निकालना है, 2 साइकिल निकालना है। तो इस ऊपर वाला को 2 से अगर गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए 2C हो जाएगा, और घटा देंगे, ये दोनों घटा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, 2C क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2 साइकिल इजकल टू कितना आ जाएगा? तो ये देखिए इसमें 2 से गुणा करिएगा तो 2 दूनी के 4 और घंटा 60 मिनट, यानी 5 घंटा हो जाएगा। अब 5 घंटा में से 1.5 घंटा घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। अगर ये दोनों ओर साइकिल से जाए तो कितना लगेगा? इसे 3 घंटा 30 मिनट लगेगा। तो बहुत आसानी से ऐसे हम लोग क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सभी को बना लेंगे। साइकिल से गया, कार से आया, इतना देर, दोनों ओर कार से गए तो 2 कार बराबर इतना। अब 2 साइकिल निकालना है तो ऊपर वाले को 2 से गुणा करके घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 95 नंबर 96 नंबर। 95 आसान है, आप ऐसे ही करिएगा, अटेम्प्ट आसानी से बनेगा। 2 नल एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, 10 घंटा और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये 8 घंटे में खाली कर रहा है तो माइनस में ले लेंगे। टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 120। इन लोगों का एलसीएम 120। टाइम हो गया, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? भाग दे देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 15 8 120, और ये -15 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो अब हमने बोला है कि तब टंकी को भरने में अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए तीनों का मिलाकर जो क्षमता है वो कितना है? 12 8 20 में से 15 घटा देंगे अर्थात 5 है। तो 1 + 2 + 3 तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 120 बट्टा ओवरऑल क्षमता कितना है? 5 है। तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा? तो 24 घंटा का समय लगेगा, 24 आवर का समय लगेगा जब तीनों एक साथ काम करेंगे। ठीक, ये माइनस में इसलिए लें कि एक खाली कर रहा है और ये दोनों जोड़ रहे हैं, तो 12 8 20 और 15 घटा दिए तो 5। ओवरऑल क्षमता 5 है, 5 से भाग दे दिया, हम लोग का कितना आ गया? 24 घंटा आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्या कह रहा है? 77 ना होगा, 97, सॉरी 97। देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि x के किस मान के लिए 8 11 6 14 10 23 19 और x का माध्य जो है 12.25 दिया है। अच्छा, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य जैसे औसत निकालते हैं वैसे ही माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या होता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन होता है माध्य बराबर। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे। अब जोड़ लीजिए, इसका मीन निकल जाएगा 8 + 11 + 6 + 14 + 10 + 23 + 19 + x, और बट्टा ये कितना है? क्या वो है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, तो 8 से भाग दे देंगे और बराबर इनका मीन कितना निकल जाएगा? 12.25 हो जाएगा। ठीक, यही हम लिख दिए कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या हो गया। अब सिंपल कर लीजिए, इसको पहले गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 40 0 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 4 20 0 2 हो जाएगा, और 12 8 96 और 2 98 आ जा रहा है। ठीक, ये 0 0 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, तो ये इसमें गुणा कर लिया 98। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 6 22, 1 23, और 23 8 कितना हो जा रहा है? 23 8 8 3 11 कर 1 31 कर 1 3 हो जा रहा है, 4 2 6 1 7 1 8 1 9, 91 + x हो जा रहा है। 91 + x बराबर 98 हो गया। ठीक, तब ये इधर आके घट जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसका मीन 12.25 है तो इनका x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। बात क्लियर?
तो सिंपल ही क्वेश्चन था, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इधर गुणा कर दिए तो 98 आ गया, ये जोड़े 91 प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, कल आपको एक फॉर्मूला बताए थे, उसी से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक, कल एक फॉर्मूला हम लोग किए थे कि अगर ये x1 y1 है, पिछले क्लास में देखे थे, और ये x2 y2 है। ठीक, x2 y2 है, अगर इनको मिलाने वाले बिंदु को कोई आंतरिक रूप से एक p बिंदु है जो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इस p का हम निर्देशांक निकालना आपको बताए थे। क्या ऐसे खाका बना लीजिएगा, बोले थे कि mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 और बट्टा m प्लस n हो जा रहा है, m प्लस n। उसी तरह से ये x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1, जहाँ जहाँ x है वहाँ y प्लस ny1 और बट्टा क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक, तो इसी पे आराम से रख के हम बना लेंगे। देखिए यहाँ निर्देशांक क्या दिया हुआ है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। दो निर्देशांक हमें दिया हुआ है, -4 4, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला खाका केवल ये माइंड में रहेगा ना, ये अगर खाका माइंड में रहेगा तो आसानी से निकाल लीजिएगा। mx2 nx1 बटा m प्लस n। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, हमें ये दिया हुआ है -4 4 और यहाँ दिया हुआ है 4 0 दिया हुआ है। ठीक, और ये किस रेशियो में बांट रहे हैं, 3:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। ठीक, 3:1। तो देखिए खाका कैसे होगा, mx2 nx1, यानी यहाँ गुणा करेंगे x2 में जाएंगे, ये 4 है ना, तो 4 के 12 प्लस अब nx1 यानी कि -4 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, एक में माइनस से गुणा करेंगे -4 और बट्टा m प्लस n यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक, अब x कोऑर्डिनेट निकल गया, अब y में आते हैं, my2 यानी कि 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, अब इधर ny1 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 4 और बट्टा m प्लस n तो 4 ही रहेगा। तो देखिए कितना आसान हो गया, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 में 4 से भाग दे देंगे, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 में 4 से भाग देंगे 1, यानी कि 2 1 जो होगा उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा जो इसको 3:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो ये खाका अगर आपके माइंड में रहा आराम से क्लियर हो जाएगा। mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, यानी कि 2,1 हो जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है 1799, क्या कह रहा है देखिए। 1799 बोला है कि किसी विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या जो दिया हुआ है 184, 276, 322 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक छात्र को संभागों में, यानी कि जो उसका सेक्टर डिवाइड कर रहा है, विभाग में बांटा जाए, तो प्रत्येक संभाग में छात्रों की समान संख्या समान थी, तो प्रत्येक संभाग में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी थी। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन है ना कि प्रत्येक संभाग में छात्रों की संख्या समान थी, तो इनका HCF हमें निकाल देना रहता है। क्या निकाल देना रहता है, HCF, वही हमारा छात्रों की संख्या हो जाएगी। तो HCF आप भागी विधि से ले लीजिए, ये 276 में हम भाग दे देंगे, 322 में हम भाग देंगे, 1 मत में जाएगा 276, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 11 में से 7 जाएगा 4, ये अब ये यहाँ आ जाएगा 276। आपको पता होगा ना भाग विधि से निकालना। अब देखिए कितना मत में चल जा रहा है, 6 6 के 36, 6 चौके 24, 6 मत में ये पूरी कट जा रहा है, 276 आ जा रहा है। ठीक, 6 6 के 36, 6 चौके 24, 3 37। अब क्या करेंगे, ये इसका HCF हो गया। तो फिर लेकिन एक और संख्या है, तो 184 में हम 46 से भाग दे देंगे, तो ये भी देखिए 4 मत में कट जा रहा है, 6 चौके 24 कर 4 2 और 4 चौके 16 2 18। इसका मतलब पूरी ये काट दे रहा है, तो यही HCF हो जाएगा 46, अर्थात एक संभाग में कितने छात्र होंगे, 46 हो जाएंगे। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अधिकतम संख्या क्या होगी, तो इनका HCF निकालना रहता है। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1800 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और इसकी परिधि 17.4 सेंटीमीटर है, तो बहुभुज में कितनी भुजा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सम बहुभुज लिखना होगा। कोई बहुभुज है सम बहुभुज, उसमें उसके एक भुजा की लंबाई 2.9 है, तो भुजाओं की संख्या आराम से निकल जाएगा। भुजाओं की संख्या बराबर, अगर इसके पेरीमीटर में इसका जो परिमाप है 17.4 सेंटीमीटर,
इसमें एक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर, इसे भाग दे देंगे, आराम से निकल जाएगा हमारा भुजाओं की संख्या। सिंपल, परिमाप में एक भुजा की लंबाई से भाग दे देना है। तो देखिए भाग दे दीजिए, ये यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा, न 6 के 54 और 5 उतरा और 6 दूना 12 5 17, 6 मर्थ में ये आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसका मतलब कि 6 भुजा हो जाएगा। उस बहुभुज में कितनी भुजा हो जाएगी, तो 6 भुजा हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या परिमाप में एक भुजा की लंबाई से हम भाग दे देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1802 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1802 बोला है कि एक ही समय में शुरू हुई दो कारें ए और बी से एक दूसरे के विपरीत दिशा में T1 घंटे बाद मिलने के बाद, अच्छा एक चीज़ देखिए, आपको बताए थे कि ये जब मिल रही है, यहाँ मान लीजिए कि एक A से चल रही है और ये B से चल रही है, ठीक, और यहाँ कहीं बीच में आके ये दोनों मिल रही है, यहाँ पे बीच में मिल रही है। अगर मिलने के बाद अगर A से चलने वाले, मान लीजिए ये इसका A स्पीड है और B स्पीड है, तो ये यहाँ तक जाने में T1 समय ले रही है और ये यहाँ तक आने में T2 समय ले रही है। ठीक, ये B वाली जो है, यहाँ मिलने के बाद वाली बात कर रहे हैं, यहाँ पर आने में T2 समय ले रही है और ये T1 समय ले रही है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक रिजल्ट क्या निकलता है, आपको बताए थे कि दोनों के चाल का जो रेशियो होता है ना, A/B, ये स्पीड का रेशियो है, इक्वल टू टाइम के इन्वर्स का रेशियो इन्वर्स हो जाता है, टाइम के इन्वर्स का अंडर रूट में हो जाता है, तो रूट अंडर T2/T1 हो जाएगा, T2/T1 हो जाता है। इन्वर्स मतलब कि जो A का टाइम लगा है वो B वाला में आ जाएगा, जो B का टाइम लगा है वो A वाला में आ जाएगा। तो ये बात अगर ध्यान रखिएगा ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपका। ठीक, बहुत क्वेश्चन SSC में भी पूछा हुआ है, CGL में भी पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो चालों का अनुपात, ये चालों के रेशियो जो होता है रूट अंडर T2/T1, समय के अनुपात के इन्वर्स का वर्गमूल हो जाता है। अब इस पे रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए हम लोग का दिया हुआ है A और B का चाल, A का चाल दे दिया हुआ है, कह रहा है यदि A का चाल दिया हुआ है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 55/B का चाल हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, A का चाल 55 मिलीमीटर दिया हुआ है, उसको किलोमीटर बना लीजिएगा, वो मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ 55 और बट्टा B का हमें नहीं पता है। देखिए A/B, A के चाल बट्टा B का चाल, दोनों का रेशियो होगा बराबर √T2/T1। तो देखिए यहाँ T2 मतलब B द्वारा लिया गया समय 6 है, तो ये 6 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात क्लियर, 6/5। तो अब हमें B का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ B का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो B का वैल्यू ये इधर आकर गुणा हो जाएगा, यानी कि 55 गुणे √5/6 हो जाएगा, उलट जाएगा। तो देख लीजिए इस टाइप का ऑप्शन। अब इसको क्या किया है ना कि √6 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया जाए, √6 और √6 से गुणा कर लिया है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 55 गुणे 6×5 30 हो जाएगा, ऊपर 30/6 ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इस टाइप का ऑप्शन हमें दे दिया है। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बस तरीका आप ध्यान रखिएगा, जब मिलने के यहाँ जब दोनों आकर मिलते हैं, तो अब ये B जो है A के समय पे, A के स्थान पे जाने पे T2 समय ले रहा है और A जो है B के स्थान पे जाने पे T1 समय ले रहा है, तो दोनों के चालों का अनुपात √T2/T1 यानी कि समय के अनुपात का इन्वर्स हो जाता है और ये वर्गमूल में आ जाता है। तो सिंपली 55 दिया था, ये B का नहीं पता था, तो √6/5 हो जाएगा। तब B का वैल्यू निकालना होगा, तो 55 और ये पलट जाएगा 5/6, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लिए, तो 55 √30/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर B हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1802 नंबर क्या कह रहा है। 1802 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर है। तो त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण मान बराबर होते हैं, यानी कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, तभी ना 60-60-60 मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो आसान है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। प्रत्येक कोण पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, डायग्राम से है, आपका पाई चार्ट वाला है। बोला है कि दिए गए आरेख कर्नाटक में एक प्रकाशक संस्थान के व्यय को दर्शाता है। यदि कुल व्यय हमें दिया हुआ है 50,000 रुपये है, तो कागज की लागत का आय पूछा हुआ है। तो देखिए पेपर कॉस्ट 25% है, तो इसका हम 25% आराम से निकाल लेंगे। हम लोग का कागज का कॉस्ट निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 25×5 125 पे 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 12,500 रुपये जो हो जाएगा पेपर कॉस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो 4 नंबर क्या कह रहा है, बोला है हमें
कि रूट ओवर 75.24 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हम x कर लेते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है 8.71 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए कि ये जब रूट हटाएंगे यहाँ हो जाएगा 75.24 प्लस x इजकल टू, इसका स्क्वायरिंग करना होगा ना, ये स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर मतलब 871 दो बार गुना कर लीजिए, कितना रहा है 178 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 49 कर 9 4, 8 7 56 4, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लिया, 8 एकम 8, 8 7 56 कर 6 5, और 8 8 64, और 5 कितना हो जाएगा 64 5 69 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जा रहा है 1 7 7 14 4 हासिल 1, 8 का 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25 1 26 का 6 हासिल 2, 6 2 8 हो जाएगा, 9 6 15 5, 75 दशमलव, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये 2 2 4 अंक हो जाएगा ना, तो 75.8641 आ रहा है। ठीक, इसका गुणा कर लिए, दो बार स्क्वायर कर लिए हैं, तो कितना आ जा रहा है 75.8625। तब ये x का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये जाकर उधर घट जाएगा, यानी कि 75.24 इसमें से घटा लेंगे तो 1 4 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, और इधर 75 खत्म, तो 0.6241 हम लोग का ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन है, जब ये रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 75.8641 आ रहा है, ये घटा दिए तो आ जा रहा है 0.6241 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए कि रमेश ने अपने सावधि जमा खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया और किराए का सामान लेने में खर्च कर दिया, शेष राशि का 30% खर्च कर दिया। यदि उसके पास 2380 नगद है तो उसका कुल वेतन कितना था। देखिए कुल वेतन उसका हमें नहीं पता है कि कुल वेतन उसका कितना है, हम मान लेते हैं x, टोटल उसका वेतन x मान लेते हैं, तो इसका उसमें क्रेडिट कर दिया 15%, तो अगर 15% क्रेडिट कर दिया तो बचा कितना 85%, तो ये 85% उसका बचा हुआ है। 100 में से हम 15 घटाएंगे तो 85% ये बचा हुआ है। ठीक, अब इस 85% में से 30% खर्च कर ले रहा है सामान लेने में, तो जब इसका 30% खर्च कर लेगा तो इसका कितना बचेगा 70%, और वहीं किसके बराबर हमें दिया हुआ है 2380 के बराबर है। तो अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। टोटल उसका x मान लिए हैं, जिसमें से 15% क्रेडिट किया तो बचा कितना 85%, और 85 ये टोटल शेष हो गया। अब इसमें से 30% सामान लाने में खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 70%। अब घटा दीजिए, देखिए यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17 से कटाते हैं तो 17 5 85, और ये देखिए 17 एकम 17 और 17 चौके 68 हो जा रहा है। अब ये कटा लीजिए यहाँ से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इस 7 से कटा लेते हैं, 7 दूना 14 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू ये 20 दूना 40 पे 2 0 और लगा दीजिए, तो टोटल उसका जो इनकम था वो 4000 रुपये था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आसान क्वेश्चन ये भी था। ठीक, अगला क्वेश्चन भी आसानी है, कह रहा है कि 1/1/2 दिन, यानी कि 2 एकम 2 1 3/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है। ये 15 मिनट के बारे में पूछ रहा है, तो 15 ऊपर रख लिए, और 1.5 दिन बोला है, 1/1/2 दिन है। अच्छा, इसको अगर घंटा में बदलेंगे तो एक दिन में 24 घंटा और आधा दिन में 18 घंटा, तो ये 48 घंटा हो जाएगा। ठीक है, कितना 36 घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 घंटा। 2 दिन रहता तब 48 घंटा होता, तो ये 1.5 दिन है, तो 1.5 दिन का मतलब कितना हो जाएगा 36 घंटा। तो ये जो 15 मिनट है, ये मिनट है, तो 15 मिनट इस 36 घंटे का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं 100 लगा देते हैं, यही हमें निकालना है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना रहता है कि हमेशा जो रेशियो निकलना चाहिए ना, ये यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ मिनट है और ये घंटा है, तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों मिनट में होना चाहिए या फिर दोनों घंटा में होना चाहिए। तो इस घंटा को हम मिनट में बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे 60 से गुना कर लेते हैं। अब देखिए दोनों मिनट हो गया। ठीक, अब कर लीजिए आराम से, सिंपल सा। ये 15 मिनट 36 घंटा था, तो मिनट में बदल लिए, उसका कितना परसेंट है तो 100 लगा दिए। अब कटा दीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे,
3 पच्चे 15 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पच्चे 10 हो जा रहा है। तो ये कितना प्रतिशत है, अब नहीं कट रहा है, तो 5 पच्चे 25/36% है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, सिंपल था, केवल हमें डेढ़ दिन को 36 घंटा में बदल लिए और घंटा को मिनट में। यूनिट सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान है जी, जोड़ पूछा हुआ है 4/15 प्लस 4/5। बट्टा पर के जोड़ तो आता ही होगा, एलसीएम 15 हो जाएगा, यहाँ 4 ही रहेगा, प्लस 5 तिहाई 15 यानी कि 4 तिहाई 12। तब 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16/15। तो इसको कर लेंगे 1/1/15, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1808 क्या कह रहे हैं। 1808 बोला है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 12 दिन में और बी 16 दिन में। ए 12 दिन और बी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम 3 दिन किया। अब देखिए टोटल वर्क पहले आप निकाल लीजिए। यहाँ से टोटल वर्क हम लोग का 48 एलसीएम हो जाएगा। तो ये टाइम है, अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 12 चौके 48 और 16 तिया 48 होगा। दोनों का क्षमता हम निकाल लिए। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 3 दिन किए हैं। तो देखिए दोनों का मिलाकर क्षमता 4 3 7 है और 3 दिन काम कर रहे हैं, तो 7 तरीके 21 काम दोनों ने कंप्लीट कर लिया है। तो बचा कितना, 27 काम और हमें बचा हुआ है। घटा दिए 21 काम जो हुआ था। तो अब कह रहा है हमें कि शेष बचे, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा। इस 27 काम को बी कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता 3 है, तो इसे 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 9 दिन में जो है शेष काम को जो है बी कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था ये। टोटल वर्क 48, क्षमता निकाल ली, दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया, 21 घटाए तो बच्चा 27। अब इसको केवल बी का कराना है, तो 9 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 1809 नंबर। उसको देखिए क्या कह रहा है। 1809 बोला हुआ है कि ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ए इजकल टू 0.125 ये दिया हुआ है। ठीक, अब हमें पूछ क्या रहा है कि बोला हुआ है, ऐसे पूछ रहा है कि 4a² माइनस 4a प्लस 1 और प्लस 3a, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में आया हुआ था। ये जो ये है ना, ये आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला में ये क्या है, तो 2a-1 का होल स्क्वायर है। ठीक, 2a-1 का ये होल स्क्वायर है, तभी ना हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b² और प्लस 3a है, ये रूट से बाहर है। अब यहाँ जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब भी हम ऐसे √4 का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 हमारा बाहर आता है। तो इसमें से 2 बात निकलेगी, प्लस माइनस 2a-1 प्लस 3a हो जाएगा। ठीक, तो 2 यहाँ से आंसर निकलेगा। देख लीजिए किस पे आंसर रखा हुआ है, माइनस वाला पे भी रख सकता है, प्लस। अगर माइनस लेते हैं हम, तो देखिए माइनस वाला लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2a और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3a। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ये a+1 हो जा रहा है, यानी a का वैल्यू जब हम ये रखेंगे यहाँ पे तो 1.125 हो जा रहा है माइनस वाला लेने पे। तो अगर ये ऑप्शन दिया होगा तो यहीं पे हम लोग क्विट कर देंगे, फिर प्लस वाला रख के नहीं देखेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होगा तो फिर प्लस वाला रख के चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग आराम से निकाल लिए यहाँ से। ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस दोनों होता है, तो माइनस वाला रखने पे यहाँ पे आ जा रहा है आंसर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि पीटर नगर ए से आता है और पॉल नगर बी से आते हैं। 2 नगर है ए और बी है। ठीक, ये पीटर यहाँ से आता है और पॉल यहाँ से आता है। ठीक, नगर बी से आता है। ठीक, अब हमें कह रहा है कि वे एक ही समय एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों के लिए यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलने के बाद, देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, मान लीजिए यहाँ दोनों मिल रहे हैं, तो ये इसके शहर पे और ये इसके शहर पे जा रहा है। ठीक, अब कह रहे हैं कि रास्ते में मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में, देखिए पीटर यहाँ से चला हुआ है, तो पीटर को यहाँ जो समय लग रहा है गंतव्य स्थान तक पहुँचने में 13.5 घंटा लग रहा है। ठीक, जबकि पॉल को 6 घंटा। अब पॉल यहाँ से जा रहा है, तो पॉल को यहाँ पे 6 घंटा लग रहा है। ठीक, पीटर को 13.5 घंटा और पॉल को 6 घंटा लग रहा है। तो बोला हुआ है कि यदि पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इस पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, तो
तो कह रहे हैं पॉल की गति क्या होगा। अभी क्या बताए थे कि पीटर और पॉल के चाल का जो रेशियो होगा 30 बट्टा पॉल का हमें नहीं पता है, पॉल का पॉल ही रहने देते हैं, बराबर √T2 बट्टा T1 हो जाएगा। यानी कि T2 ये 6 लेना होगा ना, क्योंकि पीटर को इतना लगा है तो पीटर का चाल है तो पीटर का चाल नहीं रहेगा, समय उलट जाता है, तो ये हो जाएगा 6 और बट्टा 13.5 हो जाएगा। ठीक, अब यही है, अब यहाँ से कर लीजिए, सिंपल सा हो जाएगा। अगर ये कटाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए 15 से कटा लेते हैं तो 15 चौके 60 हो जाएगा और 15 9 135। इसका मतलब ये 4 और 9 का वर्गमूल 2:3 आ जा रहा है। तब सिंपल सा हो गया यहाँ से। या अगर 2 से कटा भी लेते हैं तो 2 से 15 हो जाएगा, अर्थात पॉल का जो स्पीड हो जाएगा, पॉल 15 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये पॉइंट अब याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक 3-4 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, कह रहा है यहाँ से कि दोनों मिल रहे हैं रास्ते में और पीटर को यहाँ से यहाँ जाने में, पॉल के यहाँ जाने में 13.5 घंटा और पॉल को जो है 6.5 घंटा लगता है। तो बताएं, अभी बताए थे कि दोनों के जो चाल का रेशियो होगा समय के इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। तो चाल यहाँ पीटर का 30 दिया है, पॉल का नहीं पता है, तो √ अब उलट जाएगा, समय इसका लेंगे पहले ऊपर, तो 6 बट्टा 13.5 हटाए 4:9, इसका मतलब वर्गमूल निकालेंगे ना तो 2:3 आ जा रहा है। तो ये 2 से कटा लिए 15 मर्द में 15 3 45, यानी पॉल का जो स्पीड होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको याद ही रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1811 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आज 30 क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं, फिर अगले क्लास में इसको हम लोग जो ग्रुप डी वाला सेट है उसको खत्म कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरे एग्जाम का आएगा जो कि आरपीएफ का होगा और जेईई का होगा। ठीक, देखिए 11 नंबर कह रहा है कि 85 विद्यार्थियों में से 35 ने गणित लिया और 33 ने जीव विज्ञान लिया और 23 विद्यार्थियों ने इसमें से दोनों में से कोई नहीं लिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको बताएं कि वेन डायग्राम से बनाते हैं। मान लीजिए ये मैथ वाले हैं और ये बायो वाले हैं। ठीक, ये बायो वाले हैं, तो मैथ टोटल लेने वाले कितने हैं, 35 हैं, और टोटल बायो लेने वाले कितने हैं, 33 हैं। अब हमें ये कह रहा है कि टोटल 85 स्टूडेंट हैं और 85 में से 23 ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिए हैं। तो ये दोनों लेने वाले हम निकाल लेते हैं कि या तो मैथ बायोलॉजी दोनों लेने वालों की संख्या कितना हो जाएगी, दोनों जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा आपका 6 हो जाएगा। 62 जो है ये दोनों जो है सब्जेक्ट ले रहे हैं, या तो बायोलॉजी ले रहे हैं या मैथ ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। तो अब हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि दोनों विषय चयन करने वाले कितने लोग हैं, दोनों विषय, ये बहुत यहाँ वाला जो भाग है ना यही हमें पूछ रहा है कि दोनों जो विषय ले रहे हैं वो कितने हैं। तो दोनों विषय लेने वाले, देखिए ये टोटल लेने वाले 62 है। अब इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, देखिए तो 5 3 8 आ जा रहा है और ये हो जा रहा है 3 3 6 68 आ जा रहा है। तो ये 68 नहीं आना चाहिए ना, 62 टोटल लेने वाले हैं ही और ये 68 आ रहा है। इसका मतलब जब इस 62 को घटाएंगे तो ये 6 जो आएगा ये बोथ आ जाएगा, ये दोनों एरिया में यहाँ पे 6 आ जाएगा। बात क्लियर। अगर ये पूछ दे कि केवल मैथ वाले कितने हैं तो 35 में से 6 हमें घटाना होगा, केवल बायो वाले कितने हैं तो 33 में से 6 हमें घटाना होगा। ठीक, लेकिन हमें ये पूछा हुआ था कि बोथ कितने हो जाएंगे, तो दोनों में कितने आ जाएंगे, टोटल ये 68, ये दोनों जोड़ रहे हैं तो 68 आ रहा है और 62 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायो या मैथ ले रहे हैं। तो इसमें से 68 में से 62 घटा दिए, अर्थात क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो ये दोनों में आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 4:3। देखिए 4:3 का रेशियो है, 4:5 का रेशियो है। ठीक, 4:5 का रेशियो है। अब हमें कह रहा है कि यदि लड़कों का औसत 75 और लड़कियों का औसत 82 है तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ से आप संख्या निकालने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ये अगर बॉय हैं ये गर्ल हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 4 9, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसका औसत हमें दिया हुआ है कितना, तो आपका लड़कों का औसत 75, तो इसे 75 से गुणा कर लेंगे। लड़कियों का औसत कितना है हम लोग का 82, तो इसे 82 से गुणा कर लेंगे। और ये टोटल औसत पूछ रहा है तो नहीं पता है तो x मान लेंगे। तो यहाँ से 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 9x इस बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20 कर 0 2, 7 चौक 28 2 30, ये 300 हो जा रहा है और ये 5 दूना 10, 8 5 40 1 41, यानी दोनों मिलाकर ये कितना हो जा रहा है, तो 710 हो जा रहा है। 9x इक्वल टू 710, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए भाग दे दीजिए आप, पॉइंट में आ जाएगा, 9 8 72 ज़्यादा हो रहा है, 9 7 63,
और कितना बच जाएगा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 8 बज रहा है, 80 हो जा रहा है, यानी कि 9 8 72 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा तो फिर 9 8 72, 8 8 आता रहेगा। ठीक, तो यही हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। अच्छा, ऑप्शन में 9 9 लगाया है तो ये अप्रॉक्सीमेट में ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 78 ये 8 8 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम 9 लिख देंगे, क्योंकि ये अगला अगर 5 अंक से ज़्यादा होता है तो 1 मानकर इसमें जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये 78.9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से संख्या निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है, 4 था, रेशियो से ही हम काम कर लेंगे, 300 हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, ये टोटल को x मान लिए, तो x इक्वल टू कितना हो जा रहा है 78.88, अर्थात 78.9 जो होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 13 नंबर 1813 क्या कह रहा है, बोला है कि अनुषा और नीलिनी की उम्र का गुणनफल, अनुषा और ए लिख देते हैं और गुणे नीलिनी, ये दिया हुआ हम लोग का कितना है 240 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि नीलिनी की उम्र का दोगुना, यानी कि 2n कर लेते हैं, नीलिनी की उम्र का दोगुना अनुषा की उम्र से 4 साल अधिक है, यानी कि जब इसमें अनुषा का घटाते हैं तो ये कितना मिल जा रहा है, हमें 4 मिल जा रहा है, ये भी बात बोला हुआ है। यही दोनों बात मिला है, दोनों के आयु का गुणनफल 240। अब कह रहा है कि अगर नीलिनी का 2 गुना कर दे तो अनुषा से 4 साल बड़ा है, तो नीलिनी का 2 गुना माइनस अनुषा इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या पूछा है यहाँ से, तो कह रहा है कि अनुषा का आयु निकालना, हमें अनुषा निकालना है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं ना, नीलिनी को हम रिप्लेस कर ले रहे हैं, ये 2n इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस a हो जाएगा, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस a बाई 2 हो जाएगा, तो अब यहाँ रख देंगे आराम से, तो अनुषा निकल जाएगा। देखिए a इंटू 4 प्लस a और बट्टा 2 है, 2 को हम उधर गुणा में कर लेते हैं। ठीक, 2 यहाँ पे बट्टा में है तो ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि इसको अगर गुणा करेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, जब इसको आप गुणा करके बनाइएगा तो 4a प्लस a स्क्वायर ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो जहां भी द्विघात समीकरण हो वहां पे क्या बताए थे हम, बाय ऑप्शन कर लेंगे, तो ऑप्शन से a का मान रख के देखिए जो ऑप्शन सूट करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 18 रखेंगे नहीं हो जाएगा, 18 4 22, यहाँ 0 आना चाहिए, नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 16 देखिए 16 रखिएगा तो ये 20, 16 दूना 32, 320 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, अर्थात 20 हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब a का मान 20 रखेंगे तो ये 20 गुणे 24 देखिए 480 आ जा रहा है, अर्थात बाय ऑप्शन अनुषा का उम्र कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बात क्लियर? एक बार और समझिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर उधर किया हुआ है, दोनों का गुणनफल हमें दिया हुआ था 240 लिख दिए। अब कह रहा है ना कि नीलिनी का जो 2 गुना आयु है वो अनुषा से 4 साल अधिक है, तो ये बात हमने कर लिया। अब यहाँ से नीलिनी को हमें हटाना है, तो नीलिनी का वैल्यू निकाल कर यहाँ नीलिनी की जगह रख दिए, तो अनुषा का आयु कितना निकल गया, यहाँ से बाय ऑप्शन कर लिए हैं, जहाँ भी द्विघात समीकरण आपको मिले बाय ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 14 नंबर तो सिंप्लीफिकेशन है, आपको कर लेना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डायरेक्ट हम लिखते हैं, अगर 5/6 में 1/3 से गुणा करेंगे तो ये 5/18 हो जाएगा। ठीक, प्लस का साइन है, 7/3 में 1/2 से गुणा करेंगे तो 7/6 हो जाएगा, माइनस का साइन है, 11/4 में 1/3 से गुणा करेंगे तो 11/12 हो जाएगा। अब ले लीजिए एलसीएम आसानी से, कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 18 दूना 36, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 6 के 36, 6 7 42, माइनस 12 3 36, 11 3 33 हो जाएगा। तो देखिए अब सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे, तो ये देखिए 42 10 52, 52 में से 33 घटा लेंगे, कितना जाएगा 19/36 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो बात क्लियर, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहे हैं। 15 नंबर 1815 बोला है कि हरि ने 11.3% की साधारण ब्याज की दर से, देखिए ये एसआई का रेट है 11.03% है। ठीक, और कह रहा है कि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 100 रुपये का निवेश करता है। ठीक, 100 रुपये का निवेश करता है, यानी 100 रुपये प्रिंसिपल है, तो 3 साल बाद, अच्छा ये 3 साल बाद इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर लेंगे ना, तो ये 33.09 हो जाएगा। ठीक, 33.09% क्या निकल गया, एसआई का रेट निकल गया। ठीक, अब हमें कह रहा है
कि 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए दीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए CI का रेट यहाँ पे 10% है और 3 साल का है हमारा, तो 10% का 3 साल का आपका रेट बताए थे ना, 10 है, पहला साल में 10, दूसरा साल में 10, और फिर इस 10 का 10 लगेगा तो 1% हो जाएगा। 10 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात 2 साल का टोटल कितना हो गया, ये टोटल जोड़ लेंगे तो हम लोग का 21 आ गया। फिर जब तीसरा साल में एंट्री करेंगे तो ये 10% लगेगा, फिर 21 का 10% करेंगे तो 2.1 हो जाएगा। अर्थात टोटल यहाँ से कितना हो गया, CI जो हो गया ये 31 और 2 33.1% हो जा रहा है CI। ठीक, तो देखिए SI और CI यहाँ पे लगभग बराबर है, तो अगर यहाँ 100 रुपया ये दिया हुआ है तो यहाँ भी कितना देना होगा, 100 देना होगा। ये 100 से थोड़ा सा कम आएगा आपका। ठीक, देखिए ये ज़्यादा है तो क्या आएगा, कम आएगा, लेकिन ऑप्शन में वैसा हमें कुछ दिया ही नहीं है, 100 के आसपास 100 ही दिया हुआ है, तो ये लगभग में 100 ही रुपया आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लगभग बराबर है। यहाँ जो पूर्णांक वाला है वैल्यू बराबर है, तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ 33.9 लेना था ब्याज तो 100 रुपए दिया था, तो यहाँ 33.1 लेना है यहाँ ब्याज, तो यहाँ भी कितना रुपए देना होगा, 100 रुपए देना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ फिर से समझ लीजिए, ये SI वाला रेट निकाल ले तो ये 33.01 आ रहा है, 3 साल का था। अब ये CI वाला निकालते हैं तो 10%, ठीक, 10 का 10% 1 हो गया, यानी कि टोटल 21 2 साल में हुआ। फिर तीसरा साल में 10 लगेगा, 21 का 10% 2.1, यानी टोटल 33.1 हो जा रहा है। तो ये रेट और ये रेट दोनों लगभग बराबर है, तो यहाँ 100 रुपये दिए थे तो यहाँ भी 100 रुपये देना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन में ये पाई चार्ट से फिर आपका एक आ गया क्वेश्चन। देखिए पाई चार्ट हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनी का दिया हुआ है कि 500 करोड़ रुपए है। ठीक, टोटल जो इनकम हुआ है 500 करोड़ रुपए है। ठीक, तो कह रहा है कि हुआवेई कंपनी से कुल बिक्री कितना हुआ, तो हुआवेई का जो परसेंटेज वैल्यू है आप देखिए दिया हुआ है 11%, तो यहाँ से हम हुआवेई कंपनी का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा इसका 11%, यानी प्रतिशत हटाएंगे 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 55 करोड़ रुपए का जो है हुआवेई कंपनी से ये होगा। 1 मिनट रुक जाइए, 5000 करोड़ नहीं है जी, सॉरी 1 0 छूट गया है, यहाँ पे 5000 करोड़ रुपए हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 550 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ 1 0 हम लोग का छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये आसान क्वेश्चन था। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 17 बोला हुआ है कि लैपटॉप की चिन्हित कीमत, यानी कि जो है उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना रुपए है, 22,000 रुपए है। ठीक, ये MP दिया हुआ है, 22,000 रुपए है मार्केट प्राइस। अब कह रहे हैं कि इस पे आपको 22.1/2% का छूट मिल रहा है, तो 22.1/2% का मतलब क्या हुआ कि 12 दूना 24 एक 25/2% को हटाएंगे 100 आ जाएगा, 25 8 200, यानी 1/8 छूट मिल रहा है, तो ये कितना हमें देना पड़ रहा है, 7/8 देना पड़ रहा है। ये जब 25/2% निकाले हैं तो ये 1/8 आ रहा है, तो जब 1/8 आपको छूट मिल जाएगा तो 1 - 1/8 यानी कितना हो जाएगा, 7/8 देना पड़ रहा है। तो 7/8 अगर देना पड़ रहा है, अब क्या कह रहा है आगे हमें कि बैट मतलब कर लग रहा है, फिर इसमें टैक्स लग रहा है कितना, 10%, तो अगर 10% टैक्स हमें देना होगा तो 110/100 हो जाएगा। ये छूट हो रहा था इसीलिए घटा रहे थे, और ये टैक्स हमें बैट जो है देना पड़ेगा, तो इसलिए 110/100 हो जाएगा, तो इतना में जो है लैपटॉप हमें मिलेगा। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ट्विस्टेड किया और कुछ नहीं है, बैट वाला लगा करके 22,000 रुपया है, इसमें से 25/2% यानी 1/8 छूट दे रहा है, तो 7/8 में हमें मिल रहा है। अब इस पे 10% हमें बैट लग रहा है, कर लग रहा है, तो टैक्स निकाल लेंगे 110/100। अब देखिए 0 0, यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तब कितना हो जाएगा, इसको कटा लेते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16 और 4 16 और 6 हो जा रहा है ना, 8 7 56, 8 5 40। अब गुणा कर लेना है केवल आपको, तो देखिए अगर गुणा करते हैं 7 से तो 7 5 35 5 3 और 7 7 49 50 51 52 2 5 7 दूना 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इसमें 11 से गुणा कर लेते हैं, तो 11 5 55, 11 दूना 22, 5 27 का 7 2, 11 9 99, 100 1 हासिल 10 हो जाएगा।
11 एकम 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, 21,175 रुपये जो हो जाएगा हमें भुगतान करना होगा। 21,175 यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। बस यहाँ से गुणा कर लेना था और कुछ नहीं था। 22,000 का अगर 25/2% छूट मिला है तो 7/8 और 10% बैट लग रहा है तो 110/100 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 1818 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमें बोला हुआ है ना कि 10, यहाँ दिया हुआ है 10 π/25 24 इंटू 10 3 π/24 इंटू 10 5 π/24 इंटू 10 7 π/24 है। ठीक, इंटू 10 9 π/24 इंटू 10 11 π/24 है। ठीक, कह रहे हैं ना कि इसका वैल्यू निकाले। बहुत आसान चीज़ है, यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे। अच्छा, एक बात आपको पता है कि tan थीटा प्लस tan अल्फा इक्वल टू 1 हो जाता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, जब अल्फा प्लस बीटा का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो tan थीटा इंटू tan अल्फा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, जब इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं 11 π/24 और प्लस π/24 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 12/24 पाई हो जाएगा, यानी कि 12 दूना 24। तो ये π/2 मिल रहा है, तो π/2 का मतलब क्या होगा 90 डिग्री। तो जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है, π/2 आ जा रहा है, अर्थात इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, जहाँ भी अगर tan थीटा प्लस tan अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कब? जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको और इस एंगल को जब जोड़ रहे हैं तो ये 90 आ रहा है, π/2 का मतलब 90, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़िए इसको, तो 9 और 3 12, 12/24 हो गया, यानी यहाँ भी π/2 आ जा रहा है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जब जोड़ रहे हैं तो 7 5 12, 12 π/24 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी π/2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 1 1 गुणा करेंगे, कितना आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा है, कुछ नहीं है। एंगल जोड़ रहे हैं इस एंगल को, तो ये π/2 यानी 90 हो रहा है, तो प्रोडक्ट 1। tan थीटा इंटू tan अल्फा 1 होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ भी ये जोड़ रहे हैं तो जो प्रोडक्ट 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या, योगफल 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा गुणनफल 1 हो जाएगा। यहाँ भी जोड़ रहे हैं 90, तो 1 1 1 गुणा करेंगे 1 ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसा बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा बहुत पूछता है। ठीक, अगला आइए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 बोला है कि एक मिनी वैन है जो 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को 4.5 सेकेंड और 6.76 सेकेंड में पार करती है, तो मिनी वैन की लंबाई कितना होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर ये व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति चल रहा है, मान लीजिए व्यक्ति जा रहा है, इसको ये वैन पार कर रही है, इसका मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो यहाँ से खुद की लंबाई को पार कर रही है तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, यानी दूरी की जगह इसका लंबाई ले लेते हैं। अब एक चीज और आपको देखना है कि दोनों व्यक्ति भी इसी की दिशा में जा रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। आपको बताए थे अपोजिट डायरेक्शन हो तो जुड़ जाएगा और सेम डायरेक्शन हो तो घट जाएगा। तो इस वैन का चाल हम अगर x मान लेते हैं तो x में से हम घटा देंगे, कितना है, पहले व्यक्ति का जो चाल है वो हम लोग का दिया हुआ है 5.4 दिया हुआ है, तो ये घटा लेंगे तो ये दोनों का सापेक्षिक चाल निकल गया। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि पहले को कितना पार करने में समय लग रहा है 4.5 सेकेंड लग रहा है। ठीक, अभी सेकेंड को बाद में हम करेंगे। फिर से कह रहा है कि दूसरे को पार करने में, तो दूसरा में भी एल तो सेम ही रहेगा ना, लंबाई सेम रहेगा, इसीलिए हम इसको क्या कर ले रहे हैं, बराबर कर ले रहे हैं। और दूसरा का चाल कितना हो जाएगा x माइनस, देखिए उसका चाल हमें दिया हुआ है कितना 6, तो x माइनस 6 और इंटू इसे पार करने में कितना समय लग रहा है, तो 6.75 हमें समय लग रहा है। ठीक, तब आसान हो गया यहाँ से।
जब डिस्टेंस सेम है तो यहाँ लंबाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब आसानी से हम कर लेंगे, इसका कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि ये जो है सेकंड में है, तो अब 3600 से भाग दे करके हम घंटा में बनाएंगे तो दोनों ओर भाग देंगे तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, 3600 कट जाएगा। अब सिंपल हो जाएगा, देखिए हम इसको अगर कटा लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे इधर एक जीरो देना होगा, ठीक। अब इसको देखिए 15 चौके 60, 15 पचे 75, और ये कितना हो जा रहा है 15 तिया 45, फिर 15 से कट जा रहा है 15 दूना 30, 15 तिया 45, अर्थात इधर हो जा रहा है 3x और इधर हो जा रहा है 2x। तो l का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 3x में से 2x, x का मान निकल जाएगा, चलिए l ही इसमें रख देंगे, l निकल जाएगा। तो यहाँ से 3x में से 2x गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जा रहा है 18 और ये हो जा रहा है हम लोग का कितना, तो 10.8 हो जा रहा है। तो 18 में से 10.8 घटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 8 7 हो जाएगा, और 7.2 आ जा रहा है, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये हमें पूछता ना कि वैन का स्पीड क्या था, तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें पूछा हुआ है उसका लंबाई, तो यहीं रख देंगे, कहीं भी रख दीजिए, 7.2 आपका आ जाएगा। 7.2 में से 4.5 यहाँ पे घटा लेते हैं, देखिए 4.5 घटा है ना, तो 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 1.8 इसका वैल्यू आ गया सापेक्षिक चाल, और गुणे कितना समय लग रहा है, 4.5 सेकेंड लग रहा है। तब सेकेंड है यहाँ पे, ये सेकेंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से हम गुणा कर लेते हैं, लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए पॉइंट हटाते हैं दोनों पॉइंट, तो नीचे 100 हो जाएगा और ये कट जा रहा है। अब गुणा कर लीजिए, कटाइए नहीं, 5 5 25, 5 चौको 20, 2 22, यानी 2.25 मीटर में आ जाएगा। यही हमारा जो है ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। बात क्लियर? नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सापेक्षिक चाल इतना निकल जाएगा, तो चाल गुणे समय बराबर ये लंबाई निकल गया, यहाँ भी चाल गुणे समय लंबाई, तो दोनों लंबाई को बराबर किए तो x का वैल्यू हमारा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहेगा कि इसको इसलिए नहीं भाग दिए कि दोनों कट जाएगा, ठीक, भाग नहीं दिए, तो x का वैल्यू 7.2 आ रहा है, तो इसमें रख दिए तो हमारा लेंथ किसी में भी रख के निकालिएगा, लेंथ आपका 2.25 आएगा। यहाँ रखे तो 1.8 आ रहा है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसे 5/18 से भाग देकर मीटर प्रति सेकेंड में बना लिए, और यहाँ 4.5 सेकेंड लग रहा है, तो इसका मतलब कितना आ जा रहा है 2.25 मीटर जो होगा उसका लंबाई हो जाएगा, ठीक, वेन का। अब अगला क्वेश्चन आइए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अच्छा था लेकिन आसानी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार वीडियो देखिएगा, आ जाएगा, ठीक। कह रहे एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर होने वाला ब्याज 400 रुपया है, तो इसी धनराशि के लिए उसी दर पर उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि अर्धवार्षिक हो। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर रेट 10% है और टाइम कितना है 1 है, ठीक, रेट 10% और टाइम 1 है, पहले तो एसआई वाला बात कर लेते हैं, पहले एसआई का हम बात कर लेते हैं। तो रेट 10%, टाइम 1, तो कितना हो जाएगा 10%, इसका जो हो जाएगा एसआई हो जाएगा हम लोग का, 10 गुणे 1 बराबर 10%। अब जब सीआई में आते हैं तो ये छमाही जब हो जाएगा तो यहाँ रेट कितना हो जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक। जब छमाही हो जाएगा तो दर क्या हो जाता है आधा, और टाइम जो हो जा रहा है कितना हो रहा है 2 ईयर हो जा रहा है। तो 5 का 2 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज का रेट नहीं निकाल जाएगा, 5 का ये 5 रहेगा और फिर 5 का 5% 0.25 हो जाएगा, यानी कि सबको जोड़ लीजिए तो 5 5 10.25% जो हो जा रहा है हमारा सीआई हो जा रहा है। बात क्लियर? 5% का 2 साल का सीआई निकाल लिए तो 5 5 और 5 का 5% लगेगा, 5 का 5% 0.25 हो जाएगा, तो टोटल सीआई कितना लग रहा है, इतना रुपये लग रहा है। अब हमें यहाँ एसआई दिया हुआ है, इस 10% का वैल्यू दिया हुआ है 400 रुपये, ठीक, 400 रुपये हमें एसआई प्राप्त हो रहा था। तो अगर 10% का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर ले देते हैं, इधर 10% का वैल्यू हमें 400 रुपये दिया हुआ है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि सीआई कितना मिलेगा, यानी कि 10.25% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कटा देंगे, 1% का वैल्यू 40 आया, तो 40 में आप 10.25 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 2 4 गुना 8 2 10, यानी 410 हो जाएगा। ये 410 रुपया जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एसआई तो हर साल का बराबर रहता है, तो 10% एक साल का है तो 10% मिल गया, ठीक, और इसी 10% का वैल्यू 400 रुपया हमें दिया हुआ है कि 400 एसआई प्राप्त होता है, ठीक। अब आई बात सीआई की, तो सीआई में बोला है कि रेट जो है, जो
छमाही संयोजित करता है। तो छमाही में रेट आधा हो जाएगा यानी कि 5%, और समय दोगुना हो जाएगा यानी कि 2 ईयर हो जाएगा। तो 5% के 2 साल का CI निकाले, 10.25 आया। तो ये 10% का वैल्यू 400 था, तो 10.25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 410 रुपया हो जाएगा। और यही हम लोग का जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन किए, 1820 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और टोटल जो है हम लोग का जो ग्रुप डी का अब सेट है, इसमें 1848 तक क्वेश्चन है। ठीक, इसका मतलब और हमारा जो है 28 क्वेश्चन यहाँ से बच रहा है। ठीक, तो 28 क्वेश्चन हम अगले क्लास में कर लेंगे। 27 क्वेश्चन कहिए, 1 से शुरू करेंगे। तो ठीक, तो 27-28 जो भी क्वेश्चन बच रहा है उसको नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग का ये चीज़ आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। ठीक, वीडियो को शेयर करें। और हम लोग डेली लाइव हो रहे हैं 8 बजे, जो कि प्लेटफॉर्म का चल रहा है। 11 बजे वाला जो हम लोग का टॉपिक वाइज चल रहा है वो 1-2 दिन आपका नहीं मिला है टॉपिक। ठीक, तो कल से मिलेगा। आप कल से 11 बजे लाइव आइएगा, उसमें फ्रैक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का फ्रैक्शन होगा, नंबर सिस्टम का ही। ठीक, तो चलिए बाय, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और वीडियो ज़रूर शेयर करिए दोस्तों में। ठीक, आप लोग से बस ये एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक, क्योंकि व्यूवर जितने बढ़ेंगे उतने मेरे में भी एक एनर्जी आएगा। ठीक, तो हम भी आपके लिए और भी वीडियो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर।